पूरा चावल बेच करके और 8,000 रुपये लेके मेरे ऑफिस में आ गया। बोला प्रणाम करते हुए बैठा, हम बैठे बैठे कहा सर आपकी पत्नी बीमार है? हमने कहा हाँ बीमार तो है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। कहाँ भर्ती हैं? हम कहे पीजीआई में भर्ती है, पीजीआई लखनऊ भर्ती थे। वो कहा सर जी मेरे बच्चे की फीस बहुत ज़्यादा बाकी है, ये 8,000 रुपये मैं लाया हूँ। हमें कैसे, इतना जल्दी कहाँ से हो गया भाई? कहा सर मैं अपने घर का पूरा चावल एक रखा था एक कंडाल में, मैं उसको बेच के लाया हूँ। मेरी आंखों से आंसू आ गए। शुरू होने से 1.5 घंटा पहले विद्यालय आता हूँ और बंद होने के बाद कब तक मैं विद्यालय में हूँ इसका पता मुझे नहीं रहता जी। एक बच्चा नहीं, वो जैसे लगता है कि वो पैसे का एक पुलिंदा है। जैसे हम कई स्कूलों को हम देखते हैं अपने अगल बगल में, मोटी हाई फाई फीस लगा लेते हैं, मोटी किताब कॉपियों का एक पुलिंदा बांध देते हैं, बहुत बड़े बड़े 2-4 ड्रेसेस लगा देते हैं और हाई फाई इस बना करके और एक मोटी फीस वसूल लेते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो और आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। तो दंड से मत डरिए, शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए, कहीं से भी शिक्षा मिले ग्रहण करना चाहिए। तो आप सभी व्यूअर्स से आप कहूँगा कि शिक्षा जहाँ से मिल रही है उसको ग्रहण करें और केवल नौकरी पाने के लिए न करें, विद्वान बनने के लिए करें। गुड इवनिंग, वेलकम टू द डिलाइट टॉक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे जुझारू, ईमानदार और कुशल प्रिंसिपल से जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। ये एक स्कूल को की तस्वीर ही नहीं, बच्चों की तकदीर बदल दी। क्या इसको ऐसा सिस्टम फेल हो रहा है या मार्क्स ही सब कुछ है? आज के पोस्टकार्ड में मिलेगा कुछ ऐसे ही सच जो कि आप कभी नहीं सुने होंगे। नमस्कार सर, हमारे व्यूअर के लिए ब्रीफ इंट्रोड्यूस दीजिए सर। मेरा नाम संतोष सिंह और इस समय जितने मेरे जानने वाले हैं, मुझे पहचानने वाले हैं, बाबा किनाराम कॉन्वेंट स्कूल आज आपके क्षेत्र का सबसे पॉपुलर स्कूल है और जो मैंने 2004 से शुरुआत किया था जी। और आज 2026 में इस क्षेत्र का एक जाना पहचाना स्थान, एक विद्यालय, लगभग 1200 प्लस स्टूडेंट इस समय हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं जी। और लगभग 30-35 गांव के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वो अमीरों के हो चाहे गरीबों जी के जी हो। जी। सर, हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन है, आप लोगों ने जो कार्य किया है। ये स्टूडियो इस क्षेत्र का एक नायाब है और नया भी है और हमको लगता है कि फर्स्ट प्लेस है इस गांव का, इस जी क्षेत्र का। जी जी। तो बहुत बेहतरीन है और धन्यवाद आप सर, धन्यवाद। इस माध्यम से अपने बच्चों को अगर ट्रीट कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। ठीक है सर। सर, प्रिंसिपल बनने से पूर्व कि थोड़ा सा स्टोरी हमारे व्यूअर को शेयर करें तो अच्छा होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जी। जब मैं छात्र जीवन में था तो मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए और मेरे यहाँ एक अध्यापक आते थे ट्यूशन पढ़ाने। उस समय वो एक बच्चे से 50 रुपये फीस लेते थे। पिताजी एक्सपायर कर गए थे, माताजी को काफ़ी परेशानी हुई। माताजी ने सर से कहा कि सर हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। तो सर ने कहा कि देखो भाई हम 50 रुपये लेते हैं और हम तभी ट्यूशन पढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाते हैं। जी। वो बच्चे मुझसे अच्छे नहीं थे, फिर भी उनकी माताजी पैसे वाली थी तो उनके घर पढ़ाते थे और मुझे वहाँ से हटा दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे। जी। मेरे मन में एक बात आई कि क्या शिक्षक ऐसे होते हैं, क्योंकि प्राइमरी में हम लोग का प्रथम पाठशाला प्राइमरी रहा है हिंदी माध्यम से। जी। उसके बाद 6 से 8 तक थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के नाम से प्राइवेट विद्यालय था, तो उसका फीस हम लोग ऑब्जर्व करते थे उस समय, लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ाए। एक बार एक हमारे गुरु ने पूछा कि पढ़ के क्या बनना चाहते हो? जी। सारे बच्चों से, पूरे क्लास से सारे बच्चों से पूछा क्या बनना चाहते हो? सारे बच्चे लगभग 40-45 बच्चे लाइन से हम लोग जमीन पे बैठते, उस समय बेंच नहीं था, जमीन पे बैठ के पढ़ाई करते थे, घर से बोरा लेके जाते थे। जी। पूरे स्कूल की साफ सफाई सब कुछ करते थे, क्लास की सफाई करना होता था, अपने से बोरा बिछा के बैठना होता था, बोरा लेके घर आते थे हम लोग।
तो सारे बच्चों ने सर से कहा कि ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। जब मैं 8 में था उस समय की घटना, मैंने कहा मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अध्यापक बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, अध्यापक बनना चाहता हूँ। मेरे पिताजी आर्मी के रिटायरमेंट थे, लेकिन मैं आर्मी में जाना नहीं चाहता, मैं अध्यापक ही बनना चाहता। मन में था, लेकिन पिताजी का था कि आर्मी में जाओ। तो 8 में था तभी से मैं क्लास की मॉनिटरिंग करता था और मेरे पर गुरुजी बहुत खुश होते थे। तो एक विनोद मास्टर साहब थे हम लोग के, वो हमको ही दे देते थे कि तुम ही चलो लिखवाओ। इतना मेरा पकड़ था 8 में ही। तो वो किताब से प्रश्नों को बुलवाते थे मुझसे कि यहाँ से यहाँ तक बोल के लिखवाओ, देखो कैसे बोलते हो। एक लगन थी अध्यापक बनने की। और जब मैं इंटर किया, फिर पीजी कॉलेज सेकंडिया से बीए किया, फिर बीएड किया, तो मैंने शिक्षा से जुड़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन से कोचिंग पे गया, कोचिंग से फिर मैंने विद्यालय दानापुर प्रथम स्थान है जहाँ पर पहली बार मैंने 1997 में पढ़ाना शुरू किया था। फिर 97 से 2000 तक वहाँ, फिर 2000 से रामगढ़ में मेरा पदार्पण हुआ और रामगढ़ शिशु मंदिर से मैंने स्टार्ट किया और वहाँ से फिर 2004 में आकर मैं ये विद्यालय खोला। तो सर, एक आदर्श विद्यालय होने के लिए हम्म। एक आदर्श विद्यालय कैसा होना चाहिए? आज के समय में अगर हम कहें एक आदर्श विद्यालय क्या है, परिभाषाएं बदल जाएंगी। बहुत लोग मेरे प्रश्नों को सुन के बड़ा ही गलत महसूस करेंगे कि आदर्श विद्यालय क्या है। एक मोटी फीस, एक हाई फाई बिल्डिंग, या वहाँ जहाँ फीस कम हो और एक अच्छी शिक्षा देने के लिए अध्यापक तैयार रहते हों। पर तो एक अध्यापक के विषय में चुनौती होती है कि आज इकोनॉमिकल टाइम है, उनको घर का सारा ध्यान रखते हुए शिक्षा देना पड़ता है। जैसे हम लोग को याद है, एक हमारे जागबड़ी मास्टर साहब थे बचपन में, और जागबड़ी मास्टर साहब मैथ पढ़ाते थे हम लोग को। वह घर से जब चलते थे, प्राइवेट विद्यालय था उस समय, हम लोग को 300 रुपये फीस पेमेंट मिलता होगा, 300 रुपये यही बताते थे कि 300 रुपये मिलता है हम लोग को। तो 300 रुपये की फीस पेमेंट मिलती थी प्राइवेट में, हम लोग का 10 रुपये फीस लगता था। वो बड़े गरीब थे बेचारे, लेकिन टाइम इतना पंक्चुअल कि घर अगर उनके खाना नहीं बनता था तो अपने कुर्ता पैजामा के दोनों जेब में वो लाई भर लेते थे और नेदिलपुर से हिमउतर तक वो लाई खाते हुए स्कूल पहुंच जाते थे, लेकिन टाइम से पहुंचते थे। आदर्श विद्यालय वो होता है जहां अध्यापक समय का ज्ञान रखते हुए बच्चों के लिए जिए, वह आदर्श विद्यालय है। न कि हम मोटी फीस लेकर के सारी चीज़ें करके और सिस्टमेटिक ढंग से विद्यालय को दिखा करके और लोगों में दिखाएं कि नहीं हम बहुत अच्छी बिल्डिंग बना रखे हैं, बहुत अच्छी हमारे पास गाड़ियां हैं, बहुत अच्छा हमारे पास, मतलब एक सिस्टम लगा करके चलाने का कार्य आदर्श विद्यालय नहीं होता है। जहाँ अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा सुकून, बच्चे अच्छी फीलिंग, अच्छे फील महसूस करते हो कि नहीं हम अच्छा पढ़ रहे हैं, हमारे लिए प्रिंसिपल मैनेजर हमेशा ध्यान में अपने आप को रखे हो। जी, जी, जी। सर, आज के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी कमी क्या है सर? आज के एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ी कमी वही है, बच्चों को बस पैसे के रूप में एक मैनेजमेंट कमेटी को देखना। एक बच्चा नहीं, वो जैसे लगता है कि वो पैसे का एक पुलिंदा है। जैसे हम कई स्कूलों को हम देखते हैं अपने अगल बगल में, मोटी हाई फाई फीस लगा लेते हैं, मोटी किताब कॉपियों का एक पुलिंदा बांध देते हैं, बहुत बड़े बड़े 2-4 ड्रेसेस लगा देते हैं और हाई फाई इस बना करके और एक मोटी फीस वसूल लेते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो वह एक बहुत बड़ी समस्या है गरीब के बच्चों को पढ़ना, और मैंने इसीलिए इनसे काफ़ी दूरी बनाया। हाँ, बिल्डिंग मेरी भी खराब नहीं है, बिल्डिंग मेरी बहुत अच्छी है, 2 मंजिला इमारत मैंने बनाया, लेकिन उसकी एक कहानी है, बनते-बनते कैसे आई है वो मैं जानता हूँ। मैंने तुरंत नहीं बनाया था। मेरा विद्यालय मड़ई से शुरू हुआ है, टीन शेड से शुरू हुआ है, मैं यहाँ तक आया हूँ। तो चुनौती सबसे बड़ी है खुद आज के समय के लोग जो कर रहे हैं, और चुनौती है आज के समय में अशिक्षा का अभाव, थोड़ी बहुत गरीबी, जीवन यापन में हर परिवार में कमी होना, एकल परिवार का बहुत ज़्यादा अलगाव होना, सबसे बड़ी चुनौती विद्यालय के लिए। और सबसे बड़ा चीज़ है मानवाधिकार आयोग, सबसे बड़ी चुनौती है।
पहले के अध्यापक आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग के गुरुजी हम लोग को मार पीट करके जैसे मन वैसे पढ़ाते थे, और इतना डर रहता था कि मतलब मारेंगे तो घर वाले भी मारेंगे। आज क्या है, अगर किसी बच्चे को एक डंडा भी अगर टीचर मार देता है, अध्यापक से भी मार देता है, तो अगले दिन उसके उसके घर पे, उसके मोबाइल पे शिकायत, स्कूल में गार्जियंस का आ जाना। कई जगहों पर ऐसे घटनाएं दिखाई देती हैं। 2-4 ऐसे मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं जो फोटो खींच करके प्रचार कर देना। जी सबसे चुनौती है कि आज कुछ अभिभावक ही अपने बच्चे के दुश्मन बन जा रहे हैं। जी जी। आप अपने स्कूल को दूसरों की अपेक्षा कैसे अलग बनाते हैं? हाँ, ये तो हमेशा एक सोच, मुझे जहाँ तक लगता है कि 24 घंटे में मैं जैसे मैं जागता हूँ, वहीं से सोचना शुरू करता हूँ। जब तक सोता नहीं हूँ, तब तक मैं विद्यालय के प्रति हमेशा सोचता रहता हूँ, क्या मैं कुछ अलग करूँ? कैसे मैं कुछ सबसे अलग रहूँ? इसके लिए अगर मेरे बहुत लोग जानने वाले हैं इधर करी से लेकर के और रामगढ़ तक के बीच में, मेरे गाँव तक, मेरा गाँव यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैंने कभी लेट किया होगा, तो संभवतः कभी मेरी गाड़ी खराब हो गई होगी, चलते पंचर हो गई होगी, तभी मैं लेट हुआ होऊँगा विद्यालय में। नहीं तो विद्यालय शुरू होने से 1.5 घंटा पहले विद्यालय आता हूँ, और बंद होने के बाद कब तक मैं विद्यालय में हूँ, इसका पता मुझे नहीं रहता। जी एक जी। अथक समय देना, किसी भी विद्यालय, अगर किसी विद्यालय को चलाना है, तो विद्यालय में बच्चों को अगर देना है, तो आपका पूरा समर्पण और एक त्याग। जी अगर त्याग की भावना नहीं है, तो विद्यालय आप नहीं चला रहे हैं, जी। केवल एक बिजनेस कर रहे हैं। विद्यालय चलाना एक त्याग की भावना रखिए और समय का पूरा सदुपयोग दीजिए। बच्चे, अगर हर बच्चों को आप अपना बना के पढ़ाएंगे कि ये मेरा बच्चा है, जी हर एक अध्यापक को, हर एक प्रिंसिपल को, हर एक मैनेजर सोचना चाहिए, जो गरीब का वही बच्चा आ रहा है, वो मेरा ही बच्चा है। अगर ये सोच लेगा, वो विद्यालय बहुत अच्छा चले। मैं यही सोचता हूँ सबसे अलग, ठीक है कि प्रत्येक गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है। सर, गरीब बच्चों के लिए भी कुछ खास है? हाँ, पहले तो मैंने अपने विद्यालय में शुरू से, जब विद्यालय खुला तो मुझे नहीं पता था कि विद्यालय यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि एक समस्या और थी उस समय जब विद्यालय में यहाँ खुला था आकर के। तो पहले मैं था बाबा के नाम जी के मंदिर के ठीक बगल में, तो वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। वहाँ से हट के जब विद्यालय में यहाँ खोला, क्योंकि वहाँ मैं संघ के विद्यालय में था, तो संघ के विद्यालय में होने के नाते वो लोग मेरा हमेशा ट्रांसफ़र करना चाहते थे कि आप, और चूँकि घर का इकलौता था, और मेरा ट्रांसफ़र 3 बार किए लोग, प्रधानाध्यापक बना के भेजना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ कमियों के चलते, यहाँ कुछ दबाव के चलते मेरा ट्रांसफ़र हो करके भी नहीं हो पाता था। मतलब कागज़ मिलता था, अगले दिन कागज़ जो, फिर कि आपको नहीं जाना है। इसमें मैं ऊब गया थोड़ा-सा कि नहीं, मैं, अगर मुझे मौका मिला है तो इसको लेना चाहिए। तो मैं संस्था छोड़ दिया। जब छोड़ा तो यहीं के कुछ लोग मिले, बोले कि आपका कार्य बहुत ही अच्छा है वहाँ। क्योंकि मैं वहाँ भी था, एक अध्यापक के पद पे था, लेकिन मैं वहाँ प्रधानाचार्य से भी पहले पहुँचता था। प्रधानाचार्य की साल में 20-25 छुट्टियाँ होती थीं, अब मेरी 1 या 2 छुट्टियाँ होती थीं। आज भी मेरा रिकॉर्ड है। आज भी आप मेरे रजिस्टर में जाके देखेंगे, पूरे सत्र में मेरी एक भी छुट्टी नहीं है। इस सत्र की बात कर रहा हूँ। पिछले सत्र में मात्र 2 छुट्टी सर, थी। गरीब बच्चों के लिए सर। हाँ, तो ये सोचा था मैं कि कुछ ऐसा करूँ कि जैसे गरीब बच्चे भी पढ़े हमारे यहाँ। मैंने पहला कार्य किया कि एडमिशन फीस नाम मात्र रखा, क्योंकि उस समय विद्यालय, 2-3 विद्यालय खुले थे मेरे समय में। मैंने उस समय मात्र ₹40 फीस रखा था, और ₹40 फीस रखने के बावजूद 3 बच्चों में 1 बच्चों का फीस मैंने माफ़ किया था। और जो अति गरीब मुझे दिखे, प्रबंधक की जानकारी के बिना, मैं उनका बिना फीस लिए उनको पढ़ाता था। बहुत से ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं, नाम नहीं लूँगा। कई बच्चे इस क्षेत्र में हैं, अगर वो देखेंगे तो जान जाएँ कि सर सही कह रहे हैं, कि मैंने लगभग अब तक हज़ारों बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया है, हज़ारों बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया है, और आज तक मैंने उनसे फीस नहीं लिया है। अभी भी आप दरियापुर में जाएँगे, जैसे हमारे बच्चों के लिए लोग आते हैं बाहरी स्कूल वाले, कि 8 वाले बच्चों को दे, हमारा विद्यालय 8वीं तक होता है। तो 8 वाले बच्चों को लेने आते हैं, वो बोल देते हैं कि भाई ठीक है, आप अपने, हम हमारे बच्चों का आप नाम लिख लीजिए। और वो जब फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि भैया कितनी फ़ीस है? बोलते हैं इतनी फ़ीस है। वो बोलते हैं कि भैया वो तो भगवान हैं, जो हमारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ा करके अब तक भेज दिए,
आप क्या निःशुल्क पढ़ाएंगे? वो बोल देते हैं कि भैया निःशुल्क हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। बोले तो हमारा बच्चा आपके यहाँ नहीं पढ़ेगा, 8 के बाद वो 9 में जहाँ सरकारी है वहाँ जाएगा। और हकीकत है कि मेरे यहाँ इतने गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं कि वो 9 के बाद सीधे इंटर कॉलेज ही पकड़ते हैं, किसी बड़े स्कूल में नहीं जाना चाहते कि जी, जी। कम फीस में पढ़ाई करके। और कितने बच्चों को मैंने फीस माफ़ किया, उनको कोई भी चाहे कि मैं उनको चाहनिया या किसी फीस वाले स्कूल में ले जाए, वो जी। जाना नहीं चाहते। तो मैंने गरीब बच्चों के लिए हमेशा सोचा है, कभी ऐसा नहीं रिकॉर्ड है, हज़ारों बच्चे मैंने बिना पैसे के पढ़ाए हैं। सीधे सर, कहता हूँ, जीवन की ऐसी कोई घटना जो सोचकर आज भी आप भावुक हो जाते हैं? जीवन की ऐसी घटना, जी। जब मैं विद्यालय चला रहा था, तो सड़हान का एक गार्जियन था विश्वकर्मा करके, और मेरी पत्नी अचानक बीमार हो गई, मतलब लगा कि नहीं बचेंगी, और उसके बच्चों की फीस 2 साल की बाकी थी। 3 बच्चे उसके पढ़ते थे। उसको पता लगा कि सर जी की पत्नी बीमार हैं, और संभवतः लेके भर्ती में था, 10 दिन भर्ती था। एक बार घटना घटी थी, उस समय ये नहीं हुआ था, मेरा बच्चा नहीं हुआ था। तो ये स्थिति क्या हुई कि वो अपने घर का पूरा चावल बेच करके और 8,000 रुपए लेके मेरे ऑफिस में आ गया। बोला, प्रणाम करते हुए बैठा, हम बैठिए बैठिए। कहा, सर आपकी पत्नी बीमार है? हमने कहा हाँ बीमार तो है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। कहाँ भर्ती हैं? हम कहे पीजीआई में भर्ती हैं, पीजीआई लखनऊ भर्ती थे। तो कहा, सर जी मेरे बच्चे की फीस बहुत ज़्यादा बाकी है, ये 8,000 रुपये मैं लाया हूँ, हमें कैसे, इतना जल्दी कहाँ से हो गया भाई? कहा, सर मैं अपने घर का पूरा चावल एक रखा था एक कंडाल में, मैं उसको बेच के लाया हूँ। मेरी आंखों से आंसू आ गए। ये व्यक्ति इतना भावुक किया था मुझे वो। उन्होंने कहा कि भैया मैंने आपसे फीस तो मांगा नहीं था। नहीं सर, 2 साल से फीस बाकी थी आपकी मेरे यहाँ, आप कभी नहीं मांगे। मेरा क्या दायित्व तो नहीं है कि आप परेशान हैं, दवा में खर्च लग रहा होगा, भर्ती हैं। तो मैंने आज पत्नी से कहा कि जैसे होगा जितना भी चावल है बेच करके और पैसा दो, और वो लेके मेरे पास आया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस पैसे को मैं उठा लूँ। मैंने कहा चावल बेचे खाएंगे क्या? क्या सर फिर पैदा होगा खा लेंगे। हम कहे नहीं नहीं, इस पैसे को ले जाइए, चावल बेचे हैं, बहुत बड़ी गलती की है, बच्चों का भोजन छीन करके, और मैं आपसे फीस नहीं लूँगा, जब हो जाएगा तब दीजिएगा। जी। और वास्तव में नहीं लिया उससे, फिर वो पैसा लेकर के ही वापस वो आदमी गया। तो कभी-कभी ऐसे भावुक क्षण मिल जाते हैं, जैसे बहुत से गरीब ऐसे आ जाते हैं कि सर कॉन्वेंट स्कूल के नाम पे हमको पढ़ाना है, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लें। तो कुछ ऐसे भावुक क्षण उस समय वो हमेशा मुझे भूलता नहीं है। वास्तव में वो क्षण नहीं भूलता है कि ऐसा एक गार्जियन भी मेरे पास, अभिभावक था वो मेरे पास। जी। जी, पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे गाइड करें? पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करने के लिए सबसे पहले तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा बच्चा है। मुझे इसके लिए समय निकालें, जो कि ये हम लोग पढ़ते थे ना कि पूत कपूत तो धन क्या, अब पूत सपूत तो धन क्या। तो अगर अगर सबसे बड़ा धन अगर हमारा पुत्र है, हमारा मेरी पुत्री है, क्योंकि अगर हमारा पूरा ध्यान अगर केवल पैसे कमाने पर है, तो हम बच्चों को छोड़ रहे हैं ट्यूशन के भरोसे, कोचिंग के भरोसे। मेरे पास समय नहीं कि हम बच्चे को देख पाए। वो बच्चा धीरे धीरे पिता माता को इग्नोर करने लगता है, अवॉइड करता है, फिर धीरे धीरे कि माता पिता तो मतलब केवल खाने पिलाने वाली चीज बन गए हैं, तो उनको बस वो स्थिति देखता है। तो उस स्थिति में आकर के माता पिता को चाहिए कि कम से कम आपके पास जितना भी हार्ड वर्क हो, आप जितना भी कोचिंग कराते हो, जितना भी ट्यूशन कराते हो, लेकिन उसमें से भी कम से कम आप 1 घंटा अपने बच्चे के पास बैठ करके और दिन भर के हुए उसके पूरे कार्यों को, स्कूल में गए, आपके साथ क्या हुआ, कौन टीचर क्या पढ़ाए, कौन से मैम क्या पढ़ाएं, लड़कियां हैं, कौन टीचर क्या बोले, आपके क्लास का माहौल कैसा है, उसको जानने का प्रयास करें। कितना होमवर्क मिला है, कितना आपने किया है, कितना विषय पूरा हुआ है, कितना याद हुआ है। अगर केवल मात्र एक गार्जियन अपने बच्चों के लिए 1 घंटा समय निकाल दे,
वह बच्चा बेटर देन एजुकेटेड होगा वो। जी, जी। सर, आज के बच्चों में अच्छी और सबसे बुरी आदतें क्या हैं? आज के बच्चों में? माता पिता को बताऊं या बच्चों के? बच्चों की सर, मैं बच्चों की बच्चों पूछ रहा के, हूँ। क्योंकि बच्चों में और माता पिता में एक ही कॉमन बुरी चीज हो गई है। उनके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल फोन। और मैं आपके माध्यम से उन सभी गार्जियंस को कहूंगा कि आप जो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हो, और मैं देखता हूं, मैं तो अध्ययन भी करता हूं, आज एक माँ, बच्चा 4 महीने का है, उसके मुंह में बॉटल लगाती हैं तो उसके सामने मोबाइल रख दे रही हैं। भोजन खिलाते हैं तो मोबाइल दे देते हैं। वह मोबाइल एक प्रकार का मोनोफोबिया है। सबको पता है कि मोनोफोबिया नामक बीमारी होती है जो धीरे धीरे बच्चों के अंदर ग्रहण कर जाती है, और जो उसके अंदर एक रेडिएशन होता है जिसका लगभग देखा जाए तो 6.2 जो उसका रेडिएशन पॉइंट है, 6.2 है। वह एक बच्चे के कॉमन पॉइंट से बहुत ज़्यादा है, और वह धीरे धीरे उस बच्चे के दिमाग को एक कीड़े की तरह खा रहा है, जिससे इतना गलत मैसेज जा रहा है कि बच्चों को 10 बार भी याद कराइए कि बेटा ये प्रश्न याद करके आओ, वो याद नहीं कर पा रहे हैं। गार्जियन कहते हैं सर पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे याद नहीं कर रहे हैं। जब उनका दिमाग मोबाइल पे चला गया, मोनोफोबिया नामक बीमारी उनके अंदर हो गई है। अभी देख कई लोग सुने होंगे कि जैसे बहुत सारे गेम्स आ रहे थे, बड़े बड़े बच्चे खेल रहे थे, जैसे वो क्या कुछ गेम्स ऐसे बहुत ज़्यादा हैं जो कि मोबाइल पे खेलने का, फ्री फायर नाम के, हाँ नाम तो नहीं पता, लेकिन फ्री फायर गेम्स हैं। उसके पहले भी एक गेम्स आता था, उसमें बच्चे पागल विक्षिप्त हो जा रहे थे। पबजी टाइप कुछ, पबजी, हाँ पबजी भी है। तो ये सब गेम खेल के बच्चे विक्षिप्त हो रहे थे। शहरों में बहुत सारे डॉक्टर दवा लगे करने। तो ये छोटी छोटी बीमारियां जो बच्चों के अंदर ग्रहण कर रही हैं, आज के समय के गार्जियंस की लापरवाही और बच्चों के अंदर ये मोबाइल का कीड़ा होना, ये आजकल के समय का सबसे खराब सिचुएशन पॉइंट दिख रहा है। सर, मोबाइल तो प्रोफिटेबल भी है, लाभदायक भी है। लाभदायक है, लेकिन आपको पता है कि मोबाइल में जितने एप्लीकेशंस हैं, जो अच्छे एप्लीकेशंस हैं, हमारे अंदर जैसे कहा जाता है ना कि हमारे अंदर कुछ जीवाणु हैं जो हमारे लाभदायक होते हैं, और कुछ जीवाणु होते हैं जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो जो दही जमाते हैं वो जीवाणु बहुत लाभदायक होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए प्रेरणादायक एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे लिए ज्ञान के एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप लोग अपना बना रखे हैं, ये कितने बच्चे देखेंगे? लगभग आप 150, 200, 300। लेकिन जो अन्य एप्लीकेशंस हैं जैसे गेम्स हैं, ये जो कुछ कार्टून्स होते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे भी वीडियो होते हैं जो कि नहीं देखने लायक होते हैं, नॉन एक्सप्लोरेबल होते हैं। ऐसे चीज़ों को बच्चे जब देखते हैं तो वह उन अच्छी चीज़ों को भूल करके बुरी की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जहर क्या है? मीठा है। इसलिए पता किया कि जहर क्या है तो मीठा है। तो स्वीट पॉइजन बच्चों के रूप में जो ये देने लगे हैं कुछ ऐसे मल्टीमीडिया बना करके, तो हम लोग कितना भी अच्छा प्रयास करते हैं कि नहीं, जैसे आप लोगों ने अच्छा बहुत प्रयास किया है कि चलो हम कुछ ऐसा करें कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें, सब कुछ सीखें, तो ऐसे बहुत कम हैं। जबकि अन्य प्लेटफॉर्म्स पे इतने एप्लीकेशंस हैं जो बच्चों को बुरी जगह लेके जाते हैं और गलत करने पर मजबूर कर देते हैं। सर, आपके हिसाब से असली सफलता क्या है, मार्क्स है या स्किल? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारे जीवन के लिए कहा जाए तो सफलता के लिए मार्क्स जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बच्चा 8 में पढ़ रहा है, 100 में 10 नंबर पाया। अभी बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ेंगे जो ISPCS हैं, तो ISPCS लोगों की जीवनी पढ़ेंगे तो बहुत लोगों की ऐसी जीवनी मिलती है जो कि हाई स्कूल में 2 बार फेल हो गए, इंटर में 1 बार फेल हो गए, और उसके बाद उनका BA में मात्र 40% नंबर था उस समय, उन्होंने आशा छोड़ दी थी। और कई ऐसे बच्चे मिलेंगे जो खेत खलिहान में घूमते फिरते, जिनके मार्क्स, जैसे हमारे साथ एक लड़का था, उसका मैथ में 99% था। मैथ में 99, 100 में 99। देखा जाए तो आज वो कुछ नहीं कर रहा है। बहुत से ऐसे डिक्टेंशनधारी दिखते हैं। तो मार्क्स नहीं, आपका जो स्किल आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। हमेशा आप कुछ अब मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि आप नौकरी पाने के लिए मत पढ़ना, विद्वान होने के लिए पढ़ना। अगर विद्वान बनोगे तो नौकरी अपने आप आ जाएगी।
और केवल नौकरी को लक्ष्य मान के पढ़ोगे तो कभी विद्वान आप नहीं बन पाओगे। सर आप इधर भी देख रहे होंगे जो न्यूज वायरल हो रहा था, जो नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे बलेंद्र शाह, हाँ, अभी बने हैं। वो प्राइवेट संस्थानों को बंद कर रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? देखिए, हम लोग तो गांव में हैं। जी शहरों में जो उन्होंने निर्णय लिया, नेपाल बहुत छोटा शहर नहीं है, जी 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 बहुत बड़े भूभाग में, भारत भी बहुत बड़ा भूभाग है। जी जी तो हम लोग गांव की अपेक्षा करते हैं कि गांव में जो हम लोग पढ़ ले रहे हैं। शहरों में आज इतनी महंगी फीस हो गई है जी कि एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का, जी चाहे एक दूध बेचने वाले का लड़का, चाहे मतलब शहरों में सभी अंबानी नहीं है, जी 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 बहुत उधर भी मध्यम वर्गीय हैं, झोंके झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जी उनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जी और वो अपने बच्चे को शहर में पढ़ाना चाहते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है कि अपने बच्चे को हम पढ़ाएं, एक वही लक्ष्य लेके चलते हैं कि हम शहरों में जाएंगे, भले 10 बाई 10 के कमरे में रहेंगे, लेकिन अपने बच्चे को शहर में पढ़ाएंगे, ये लक्ष्य लेके जाते हैं वहाँ। जी तो वहाँ के कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो कि उसको अपना एक बना लेते हैं रोजगार। जी हर साल किताबें बदलना, जैसे मैं मेरे यहाँ अभी जाके पता लगा लीजिए, जी मेरे यहाँ किताबें नहीं बदलती। मेरे इस 24 साल के स्कूल में, 24 साल हो गया इसको धीरे धीरे, जी 24 साल के इस विद्यालय में मैंने एक बार केवल ड्रेस चेंज किया था, बहुत लोग कहने पर कि ड्रेस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जी, जी। सफ़ेद कुछ हल्का पीला रंग का था, मैंने वो चेंज किया था। बाकी कभी मैं ड्रेस चेंज जी नहीं करता, जी मैं कभी ड्रेस चेंज करता हूँ, मैं कभी जल्दी किताबें चेंज करता हूँ। जी अब कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि हर साल 20,000, 18,000, 10,000, 12,000 ले लेते हैं केवल किताबों के नाम पे, कॉपियों। कुछ तो ऐसे स्कूल जो कि अपने स्कूल की कॉपियाँ छपवाते हैं, जी और वो कॉपियाँ बहुत महंगी होती हैं। जी उनके स्कूल का हर सामान उनके यहाँ मिलता है। तो किसी ने सही कहा कि आप स्कूल खोले हैं या मार्ट खोले हैं। जी भाई, मॉल और शॉपिंग मॉल और स्कूल में अंतर होता है। तो ऐसे जगहों पर उन्होंने जो निर्णय लिया, सही लिया कि बहुत महंगा स्कूल चलाने से क्या फ़ायदा मिलता है। आप धीरे धीरे अरबपति होते जाइए जी और बच्चे को जो शिक्षा मिल रही है वो कहाँ जा रहे हैं। जी बहुत से गाड़ी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन अभी हुआ है कि सरकार ने भी प्रयास किया भारत में कि राइट टू एजुकेशन के तहत हम 20% बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में देंगे। जी हमारे यहाँ भी कई बच्चे आए हैं, गरीबों के बच्चे, जी जो कि फ्री में शिक्षा पा रहे हैं हमारे यहाँ जी भी। जी तो हम लेते भी हैं। अगर कोई आ जाता है कि आपके यहाँ हम राइट टू एजुकेशन तहत एडमिशन चाहते हैं, हम कहते हैं भैया आराम से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम करा लेते हैं। जी तो जो नेपाल प्रधानमंत्री ने लिया वो सही निर्णय लिया कि इतनी महंगी आज भी भारत में, अभी आप बनारस में जाइए, जो सनबीम अकेडमी, जयपुरिया स्कूल्स, ये क्या है, लाखों रुपए उनका फीस है। परिणाम, जी लाखों रुपए फीस है उनकी। जी अब 1 लाख जो नहीं दे पाएगा वो कैसे पढ़ाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक विद्यालय जो अपने स्कूल से 20 किलोमीटर दूर बस भेजता है लाने के लिए बच्चों को, तो 20 किलोमीटर दूर से जो बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, वह एक अमीर घर का बच्चा, जी वह केवल टूर करने जा रहा है। क्योंकि 20 किलोमीटर अगर बस जाके उसको ला रही है, जी तो 20 किलोमीटर की थकान सुबह जाने की और शाम को आने की, वो उस बच्चे को पढ़ने नहीं दे रही है। जी जी 4-5 लेकिन सर ये क्या है कि महंगी फीस होने के बजाय भी आजकल प्राइमरी स्कूलों में संख्या कम हो रही है सर, और इस सारी हाँ, व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कुछ। ट्रेंड टीचर भी हैं सर, और इतने देखिए, ट्रेंड टीचर होते हुए बेटर देन भी एजुकेटेड, जी बेटर देन एजुकेटेड टीचर्स हैं प्राइमरी में, जी आउट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, जी क्योंकि वो टेट क्वालिफाइड है, सुपर टेट क्वालिफाइड है, जी जी वो जा रहे हैं। आजकल वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, जी लेकिन सरकार ने उनको चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बना दिया है। जी एक अध्यापक बच्चे को पढ़ा सकता है। जी अब उस अध्यापक को आपने दे तो दिया कि बच्चे पढ़ाओ, लेकिन समय कहाँ दिया? जी समय आप नहीं दे रहे हैं उसको। कभी जनगणना में, कभी एसआईआर में, जी कभी कुछ। एक बिहार की घटना आपको याद होगी, हमारे एक बिहार में अध्यापक थे, बिहार की सरकार ने तो हद किया था उस समय जी कि कहा कि भोर में जाओ और सीटी बजाओ, कोई लैट्रिन बाहर ना करने पाए। जी आप लोगों को याद होगा, जी 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 कुछ साल पहले। जी जी तो बिहार का एक अध्यापक को आप क्या दे रहे हो? जाओ सीटी बजाओ, नगाड़े बजाओ, कोई शौचालय रास्ते पर ना करे। जी कुछ इधर भी हुआ था, लगभग 12-13 घटना है ये संभवतः। जी तो आप
टीचर को क्या बना रखे हो, एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बना के रख दिए, जो चाहे वो करा लो। डॉक्टर को क्या है, पेशेंट देखना है। राजस्व विभाग को क्या है, राजस्व का कार्य देखना है। आर्मी को देश सेवा, पुलिस को पूरा प्रशासनिक कार्य देखना है। लेकिन अध्यापक क्या करना है, जनगणना कराना है, SIR कराना है, उसके बाद तमाम BLO का कार्य देखना है, ये चुनाव वो चुनाव तमाम। आप उसको स्कूल में समय कहाँ दे रहे हो, जब वो सुबह से लेकर 1 बजे रात तक वो केवल कागजे पूरा कर रहा है, क्या पढ़ाएगा वो? तो उसके पास ज्ञान तो है, लेकिन अगर है और आप दे नहीं पा रहे हो तो लेने वाला कहाँ से पाएगा? जी जी सर, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारे व्यूअर के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। कोई आपके पास ऐसा कोई मोटिवेटेड मैसेज हो या कुछ हो तो हमारे व्यूअर के लिए। देखिए, सबसे बड़ा मैसेज स्वयं की सोच होती है, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। कुछ भी हो, मन को मत हराइए। और कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, हम लोगों ने यही सीखा है कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। जी जी दुखड़ों का रोना रोने से कभी न कोई जीता है कि हे भगवान ऐसे हो गया वैसे हो गया। दुखड़ों का रोना रोने से कभी न कोई जीता है, आज जो दुख धारण कर सकता है वह अमृत को पाता है। तो और आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। तो दंड से मत डरिए, पुरस्कार वही मिलेगा, क्योंकि एक पत्थर तभी भगवान बनता है जब उस पर हजारों छेनियां लगती हैं। जी जी तो आप सभी लोग जागृत हैं, जी और कहीं न कहीं से आप स्वबोध स्व इच्छा, ये नहीं किसी के बहकावे में, स्वबोध स्व इच्छा सेल्फ सोचिए, और जहां से मिले, कहते हैं कि शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए, कहीं से भी शिक्षा मिले ग्रहण करना चाहिए। तो आप सभी व्यूअर्स से आप कहूँगा कि शिक्षा जहाँ से मिल रही है उसको ग्रहण करें, और केवल नौकरी पाने के लिए ना करें, विद्वान बनने के लिए करें। आप हमारे इस पॉडकास्ट में अमूल्य समय निकाल कर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।